हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें ये देखा था कि जो फ्रांस की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन थी वो किस तरीके से थी, आखिर वहाँ पे रिवॉल्यूशन क्यों होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन जो है उसका आउटब्रेक कैसे होता है और उसकी मेन इंसिडेंट्स क्या होती हैं, उसके आउटकम्स क्या आते हैं। तो जितना हो सकेगा उतना इस पार्ट में फिर इसमें हम करेंगे। वैसे अगर इस पर्टिकुलर टाइटल की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो 1.1 इसका कल हो गया था, यानी जिसमें कि जो फ्रांस की कंडीशन थी। अब इसमें आपका आ जाएगा 1.2, इसको कह सकते हैं, और इसका नेम है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। देख लेते हैं एक सेकंड, चैप्टर का क्या नेम है आपके। हाँ, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति का विस्फोट, क्रांति का शुरुआत कैसे होता है। तो देखिए जो रिवॉल्यूशन है, इसमें मैंने आपको कल ये बताया था कि रिवॉल्यूशन एक तरीके की साइकिल से इसका मतलब होता है, एक तरीके की साइकिल है। और साइकिल कहाँ से शुरू होती है? 1789 में, जब बैस्टिल जेल जो है वो तोड़ी जाती है। उसको जेल भी कह सकते हो कि वहाँ पे लोग इम्प्रिजन थे, वैसे तो वो किला था, एक फोर्ट्रेस था। तो जब वो तोड़ा जाता है, इसके बाद में 1804 में जब नेपोलियन वहाँ का डायरेक्टर बन जाता है और मतलब एज अ डिक्टेटर जैसा हो जाता है, तानाशाह जैसा बन जाता है, तो वहाँ तक चलता है। अब इसको एक साइकिल क्यों कहा गया? देखिए यहाँ पे कौन था? मोनार्क, यानी एक किंग था। यहाँ पे कौन आ गया? एक डिक्टेटर टाइप का। बात वही हो गई, चाहे मोनार्क हो यानी राजा हो, चाहे डिक्टेटर हो, लगभग एक जैसा उनको कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने मन की कर सकते हैं। तो अब क्या इसका मतलब ये निकला कि आखिर बात जब वही पहुंच गई तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है। ये जो बीच का ये जो है ना, इसने वहाँ के लोगों को, इवन पूरे दुनिया के लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक कर दिया। अब इतना ज़्यादा जागरूक करेगा, खाली इतना समझ लो कि अगर फ्रांस की जो ये क्रांति ना हुई होती, शायद रसिया की क्रांति ना होती जो इसके बाद में हुई थी। रसियन रिवॉल्यूशन जो थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो इस बीच में लोगों ने अपने राइट्स को जाने कि उनके राइट्स क्या हैं। वुमेन ने अपने राइट को जाने, जो स्लेव्स थे जिनको दास बना के रखा जाता था, उन्होंने अपने राइट्स को जाना। लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स जाने, उन्होंने ये जाना, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि आखिर किंग को हम वोट दे करके अगर बनाएंगे, नहीं जो रूलर होगा, अगर हम उसको अपनी वोटिंग राइट्स से अगर उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। उनके पास थॉट्स आए, लोग बड़े बड़े विद्वानों के विचार आए, जैसे कि कल 3 फिलासफर्स के आपने नेम भी पढ़े थे, जिसमें कौन कौन था? रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू। तो इन सब के आप लोगों ने थॉट्स भी देखे। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन थी, इसका एक स्लोगन ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। ये इस जो है क्रांति का एक स्लोगन ही था। तो इन चीज़ों में बहुत सारे आउटकम्स आए। ये नहीं है कि बात वही फिर घुमा के आ गई तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ना होता तो भाई क्यों पढ़ा जाता, ठीक है। तो हाँ, तो ये बताने का ये मतलब था कि तो हम इसके बीच के डेट वाइज कोई इंसिडेंट अभी से याद कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों की बहुत प्यारी सी समस्या होती है कि हिस्ट्री में हमें डेट नहीं याद होते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सब सफ़ा। तो रात भर पढ़ोगे तो सफ़ा हो ही जाएगी। सोने का भी एक टाइम होता है, पढ़ने का एक टाइम होता है। टाइम शेड्यूल को फॉलो करोगे, अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को फॉलो करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। हेल्थ को बिगाड़ करके, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करके पढ़ाई थोड़ी ना होती है। तो अब इसके बीच के इंसिडेंट देखते हैं। डेट आपको याद रहेंगे। हिस्ट्री बेवफा नहीं होती है। हिस्ट्री जिसको आती है बहुत विद्वान आदमी होता है, वो जानता रहता है कि किस चीज़ का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री हमको एक एक्सपीरियंस देती है, और एक्सपीरियंस इज़ दी बेटर टीचर। एक्सपीरियंस से आदमी महान बनता है। तो होता ये है कि आपने पढ़ा था कि 1774 में जो है वो लुइस 16, इधर एक्स लिखेंगे, हाँ, लुइस 16 जो है वो बनता है, वो मोनार्क बनता है, यानी किंग बनता है, ठीक है। और किंग बनते ही समस्याएं बहुत विकट होती हैं उसके सामने। अब वो विकट समस्याएं होती हैं जब, तो टैक्स वगैरह बढ़ाने की बात आती है। तो टैक्स वो अकेला बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इस तरीके से राइट नहीं होते हैं। 1789 में बुलाता है स्टेट की मीटिंग, जो 3 स्टेट थे ना, तो स्टेट की मीटिंग बुलाता है। उस स्टेट की मीटिंग में क्या होता है हम लोग अभी जानेंगे। इसी 1709 में ही जो है टेनिस कोर्ट की प्लेज जो है, टेनिस कोर्ट की शपथ, ये बहुत फेमस है। और फिर आपका आता है जो बैस्टिल जेल तोड़ी गई थी, यानी जो बेसिकली जो इवेंट है जहाँ से स्टार्ट हुआ था बैस्टिल। जेल नहीं लिखते, फोर्ट्रेस है, किला है, जेल है, दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। बैस्टिल अपना केवल समझने के लिए जान लो। ये 1789 में ये भी हुआ था। और जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली थी, जिसको बाद में लुइस ने मान्यता दी।
नेशनल असेंबली ये बनी। तो इस नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, TUTION कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और अब यहाँ पे हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जो लुईस 16 था, रहा तो यही राजा, तो इसी को बनाए रखा इन लोगों ने, लेकिन कहा ऐसा है अब तुम्हारे हम डाल दिए हैं एक लगाम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, अब तुम बेलगाम नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ये यहाँ पे होता है। लेकिन जो भाई उसके ऊपर जो लगाम पड़ती है तो उसकी कुछ होती है प्रॉब्लम्स, तो इधर उधर भटकना, मतलब कुछ ऐसे काम करना शुरू करता है। क्या करता है हम लोग देखेंगे, आप लोग जुड़े रहिए। तो फिर जब वो ये करता है तो फिर 1792-93 में ये भी सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे आ जाता है रिपब्लिक, ठीक है, यानी गणतंत्र, रिपब्लिक आ जाता है। फिर यहाँ पे डायरेक्टरी रूल चलता है, इसी में राइन ऑफ टेरर चलता है इसी बीच में। और फिर जो होता है 1804 में नेपोलियन जो होता है, नेपोलियन वो बन जाता है यहाँ का डायरेक्टर, बात वहीं आ जाती है। तो ये बीच के कुछ इंसिडेंट्स हैं जो पहले से आइडिया मन में रखेंगे तो चीज़ें समझने में आसान रहेगी। तो अब आते हैं मेन चैप्टर पे, मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत। तो आपने कल देखा था कि फ्रांस जो था वो बहुत सारे टैक्स में फंसा हुआ था, बहुत सारे कर्जे में फंसा हुआ था, और फिर सरकारी खर्चे चलाने के लिए और उन कर्जे से उबरने के लिए उसको जनता पर टैक्स लगाना ही था। भाई ये तो मामूली सी बात है, सरकार खर्चे में होगी तो टैक्स लगाएगी। लेकिन समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो थे आपके फर्स्ट एस्टेट वाले लोग और सेकंड एस्टेट वाले लोग। ये आपने पढ़ा था, कौन थे इसमें, क्लर्की थे और इसमें कौन थे, नोबेल थे, नोबेल्स। तो इनके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी और इनके ऊपर टैक्स लगना नहीं था, टैक्स खाली लगना था जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे उनके ऊपर। तो भाई इनके पास प्रॉपर्टी भी ज़्यादा नहीं है, मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग हैं, और इन्हीं पे आप टैक्स लगाते रहेंगे तो कहाँ तक अच्छा रहेगा। फिर इसमें अब आपको पता ही है कि मिडिल क्लास ग्रो हो रहा था, मिडिल क्लास जो कि पढ़ा लिखा आदमी था, और मिडिल क्लास की हमेशा एक समस्या रही है कि होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बेचारे के पास पैसा वाला पावर नहीं होता है, तो हमेशा उसको दीनहीन बन के रहना पड़ता है। तो ये ग्रो हो रहा था, दिमाग था, स्किल थी। तो यहाँ पे विद्रोह जैसी यानी रिवॉल्यूशन जैसी स्थिति यहाँ पे होना शुरू होती है। तो जब राजा के ऊपर दबाव पड़ता है, यानी लुई 16 के ऊपर दबाव पड़ता है, तो वो टैक्स जो है सब पे लगाना चाहता है। लेकिन अब उसके चाहने से और ना चाहने से क्या होता है, क्योंकि ओल्ड रिजाइम का जो वहाँ पे सिस्टम होता है, यानी पुरानी व्यवस्था होती है, उसमें ये होती है कि किंग अपनी मर्जी से ये बदलाव नहीं कर सकता, उसके लिए उसको बुलानी होगी स्टेट जनरल की मीटिंग, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होगी। और ये मीटिंग आप सोच लो कि 1789 का टाइम चल रहा है, और पिछली मीटिंग जो बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। यानी सोच लो, अब समझ लो कि संसद का सत्र कब से नहीं बुलाया गया था। जैसे अपने यहाँ संसद सत्र बुलाया जाता है ना, तो कब से संसद का सत्र नहीं बुलाया गया था, आप यही सोच लीजिए। तो ये तो वहाँ पे हाल चल रहा था। तो 5 मई यानी 5 मई 1789 को इसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब इसमें क्या था, 3 स्टेट से, तीनों स्टेट से लोग गए, 300 फर्स्ट से थे, 300 सेकंड से थे, और 600 जो थे वो थर्ड स्टेट के लोग थे। अब वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो पेरिस में पहुंच जाते हैं, यानी जो फ्रांस की कैपिटल थी, वहाँ पे स्टेट जनरल की मीटिंग होनी होती है, कुछ फैसले लिए जाने वाले होते हैं। तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है, सिस्टम ये होता है कि सब स्टेट के पास केवल एक एक वोट होता है। अब आप खुद समझो कि क्या इनके साथ इससे कोई न्याय हो पाएगा। भाई ये दोनों टैक्स पेयर नहीं है, ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे, इस एक वोट का मतलब क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो इनके बीच में जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये डिमांड करते हैं कि ऐसा है कि इस तरह नहीं चलेगा, ये सिस्टम है ख़राब, इसमें ऐसा करो 1 वोट 1 वैल्यू रखो, जितने लोग हैं उनका सबका वोट करो काउंट, तब बात होगी। भाई ये लोग नहीं माने। दूसरी चीज़ और थी, हाँ ये लोग नहीं माने तो ये लोग जो है, यानी ये लोग वो छोड़ दिए कोर्ट, यानी जो मीटिंग चल रही थी, और आ गए उसके हाल के बाहर। हाल के बाहर क्या था कि जो यानी थर्ड स्टेट के लोग थे, इसमें से पढ़े लिखे वाले ही हाल के अंदर गए थे, बाकी 40,000 के करीब लोग जो हैं वो सब बाहर ही बैठे थे। गरीब किसान ये सब अंदर उनको एंट्री ही नहीं दी गई थी। एक और भी ये कारण था वहाँ पे, तो इनको एंट्री नहीं दी गई थी, सब बाहर बैठे थे। पढ़े लिखे वाले लोग इनके तरफ से अंदर गए थे, हालांकि उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्होंने इनका ही काम किया। जब उन्होंने नहीं सुना तो लोग छोड़ के बाहर आ गए, और बाहर बना था एक कोर्ट, जिसका जो टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे ये लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक कसम खाई। कसम ये खाई
कि हम लोग अपने को डिक्लेयर कर रहे हैं नेशनल असेंबली और हम बनाएंगे अपना संविधान, और इस नेशनल असेंबली को किंग से कहा कि आप इसको जो है अलाउ करो, इसको परमिट करो, परमिशन दो, हम लोग संविधान बनाएंगे और देश चलेगा संविधान से, जहाँ पे सबके राइट्स होंगे और प्रिविलेजेस नहीं होंगे किसी के पास। तो इधर यहाँ पे इसको अभी रोक दो, यहाँ ये चल रहा था। उधर कंट्री साइड में क्या चल रहा था, मतलब यहाँ पे समझ लो कि जो सेंट्रल व्यवस्था थी यानी ऑफिस में क्या चल रहा था ये इधर कर लो, बाकी देखो कि शहर में क्या हो रहा था। तो शहर में ये हो रहा था कि पहले तो वहाँ विंटर की राइप क्रॉप लगी थी, लेकिन वहाँ पे जो है फसलें खराब हो रही थी, काफ़ी तेज भुखमरी फैल रही थी। दूसरा वहाँ पे एक अफवाह फैल गई, अफवाह ये फैली कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं वो बहुत सारे लोगों को हायर कर लिए हैं जो कि किसानों की फसल को बर्बाद कर देंगे और किसानों को मारेंगे। तो वह किसानों ने सोचा ये हमको मारेंगे, इससे पहले रुको चलो हम ही निपट लेते हैं। जा करके उन्होंने लैंडलॉर्ड्स वगैरह को मारना पीटना ये सब शुरू कर दिया। बदले में जो राजा की सेना गई उन लोगों को शांत करने या ऐसा कुछ करने, उन लोगों ने वहाँ पे अफवाह फैली कि राजा मारना चाहता, बस ये लोग गए और जा करके जो बेस्टिल फोर्ट था उसको तोड़ दिया, फोर्ट को तोड़ा, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। बाकी आपने शुरुआत में बताई था कि कैसे वहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से लुई 16 जो है वो आ जाता है प्रेशर में, और जब वो दबाव में आता है तो वो जो नेशनल असेंबली है इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, यानी इसको जो है वो मान्यता दे देता है। ठीक है। 20 जून को जो है वो टेनिस कोर्ट होता है। 5 अगस्त जो है इस डेट को, अभी 1789 की बात हो रही है, इसको मान्यता मिल जाती है और ये लोग बनाना शुरू कर देते हैं देश का संविधान। हाँ, साथ में इसी दिन यही होता है कि जो प्रिविलेजेस वाले राइट वगैरह होते हैं, यानी ये संविधान लागू होने के पहले ही ये तय था कि इसको आप ख़त्म कर दीजिएगा, तो वो बात उनको माननी पड़ी और ये प्रिविलेजेस वगैरह ख़त्म हो गए। और फिर 1791 में जो है नेशनल असेंबली ने अपना संविधान जो है वो बना करके पेश कर दिया। भारत ने अपना संविधान कब बना के पेश किया था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पेश कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब संविधान पेश कर दिया तो यहाँ पे अब बन गया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी अब जो राजा था उसके ऊपर संविधान का नियंत्रण था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किस तरीके से था, ये जानने के पहले कुछ जान लो कि संविधान की जो सब कुछ विशेषताएं क्या थी। वो विशेषता यही थी कि जो प्रिविलेजेस थे, बर्थराइट थे, वो खत्म कर दिए गए थे। जो स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच, यानी जो बहुत बेसिक फंडामेंटल राइट होते हैं ये दिए गए और इनको बिल्कुल एलिनिएबल माना गया है। मतलब कि ये आदमी के बर्थ के साथ हैं, ये सब आदमी जैसे पैदा होता है, समझ लो कि ये राइट वो भगवान के घर से लेकर के आता है, आप इससे उसको जुदा नहीं कर सकते हैं। ये संविधान में लिखा गया और ये माना गया। ठीक, तो संविधान लागू हो गया। अब संविधान लागू होने के बाद में वहाँ का शासन सिस्टम यानी जो रूलिंग सिस्टम था वो किस तरीके से था। तो रूलिंग सिस्टम इस तरीके से था कि आपने कल मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा था जिसमें उसने पावर डिवीज़न की बात की थी, पावर शेयरिंग की बात की थी। इसमें जो आप पावर शेयरिंग में पढ़े हो ना, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, तो वही था। जुडिशियरी थी, एग्जीक्यूटिव था, और क्या होता है, लेजिस्लेचर। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में किंग था और मिनिस्टर्स थे, किंग और मिनिस्टर्स थे। अब जो लेजिस्लेचर था इसमें आपकी नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली जिसमें 745 मेंबर्स थे। ठीक है। अब देखो इनका कैसे होता था, यहाँ बेस से देखो, वोट देने वाली जनता दो तरीके, यहाँ पे जनता दो तरीके से बनाई गई। कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो जनता दो तरीके से बनाई गई। एक जो थी पैसिव वाले थे, पैसिव का मतलब ये लोग, उनके पास वोट राइट नहीं था, वोट नहीं कर सकते थे। तो इसमें कौन से लोग आते थे, 25 साल से कम वाले, ईयर के कम वाले एज वाले लोग, और वुमेन। अभी सोच लो यहाँ पे वुमेन को वोट देने का राइट नहीं है। और इसके बाद आते थे आपके एक्टिव वाले, एक्टिव में मतलब वही मेन होते थे। और इसमें वो आते थे जिनकी जो
जो टैक्स पे करते थे वो टैक्स इतनी हो कि एक मजदूर की 3 दिन के इनकम के बराबर हो। यानी यहाँ पे भी समझ लो कि 25 ईयर से जो बिलो वाले लोग, जो अपर वाले भी लोग हैं, लेकिन उनके पास इतनी इनकम नहीं है तो वोट नहीं दे सकते। आप वोट दे सकोगे, ये आपकी इनकम डिसाइड करेगी। अब नहीं है, अब अपने देश में ऐसा नहीं है, कोई भी वोट दे सकता है। तो ये था, तो एक्टिव सिटीजन यहाँ पे वोट दे रहे थे। तो अभी वहाँ पे आबादी कितनी, पीपल कितने थे, 28 मिलियन। आपने पढ़ा था ना कि 5 मिलियन की आबादी बढ़ गई थी 1715 से 1789 पहुँचते 25 से 23 से 28 बढ़ गई थी। तो इसमें से केवल 4 मिलियन लोग जो थे उनको वोट देने का राइट था। और ये 4 मिलियन लोग जो हैं वो इलेक्ट करते थे इलेक्टोरल्स को, यानी इलेक्टर को ये चूज करते थे, जिनकी नंबर थी 50,000। कितनी थी, 50,000। और ये इन मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। ठीक है, ये सिस्टम आपने देखा, इनको ये इलेक्ट करते थे। अब इनका लेजिस्लेचर का काम क्या होता था, संविधान बनाना। ठीक है, यानी जो नेशनल असेंबली मतलब, ठीक है, ये तो मतलब इसको यही कहते हैं। तो इसका काम था संविधान बनाना। संविधान बनाने में इसके पास पूरा अधिकार था, ये संविधान बना सकती थी। और इसके बाद ये जो है संविधान जो बना सकती थी, ठीक है, नेशनल असेंबली, ये कंट्रोल करती थी किंग पे, यानी ज़्यादा उड़ने नहीं देती थी, और कंट्रोल करती थी इन मिनिस्टर्स पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ था यहाँ पे, भाई राजा है तो उसको अब इतना ज़्यादा भी बर्बाद न कर दो। तो ये था किंग के पास वीटो का राइट इन्होंने दिया था। वीटो का राइट मतलब ये होता है कि कोई बात अगर राजा नहीं मानेगा तो वो होगी नहीं, मतलब उसका वीटो का राइट है, कुछ कोई चीज़ वो मना कर सकता है। ठीक है, ये राइट किंग के पास दे दिया गया। जुडिशियरी एकदम फ्री थी, और उसको यही जो है एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्ट चूज करते। जुडिशियरी को इन सबसे जो है वो जुदा रखा गया, यानी अलग रखा गया कि न्याय के कामों में ये लोग कोई किसी तरीके की दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी राइट्स क्या दिए गए ये तो आपको पता ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ, और इसका यहाँ पे रिजल्ट क्या आया ये आपने देखा। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। ये मत समझना कि बस भाई अब आप तो देखोगे अरे यार ये तो सब बढ़िया सिस्टम सही हो गया, लेकिन ये नहीं होता इतना। किंग को ये जो यहाँ पे ये कंट्रोल वर्ड लिखा है ना, ये इसको पसंद नहीं आया, और इसने कुछ कॉन्स्पिरेसी यानी कुछ षड्यंत्र रचने शुरू किए। और जो किंग की किंगाइन थी, मतलब क्वीन, क्या नाम था, मेरी एंटोनेट, जिन्होंने कहा था कि अगर इन लोगों के पास ब्रेड नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते, रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते, वो सलाहकार थी इसकी, वो थी ऑस्ट्रिया की। और ये भी जान लो कि ऑस्ट्रिया से फ्रांस की दुश्मनी भी थी, लेकिन अब ये उनकी प्रियतमा थी, तो जनता वैसे भी इनसे नाक फुलाए रहती थी, और ये इनकी सलाहकार थी। तो हुआ ये कि ऑस्ट्रिया के साथ में किंग जी जो हैं वो मिल करके यहाँ जनता को सप्रेस करना चाह रहे थे। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ बाद में। तो आगे फिर कहानी है, मतलब अभी जो है यहाँ पे सस्पेंस एंड थ्रिलर आपको मिलेगा। तो अब सस्पेंस एंड थ्रिलर के लिए आप अगले पार्ट का सहारा भी देख लीजिए। हाँ, अभी लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। कुछ यहाँ पे जो कि फ्रांस के ज़्यादातर लोग जो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोगों के लिए कुछ सिंबल्स थे रिवॉल्यूशन के। ठीक है, जैसे झंडा होता है, क्रांति का निशान, ठीक है, बहुत सारे हैं, सब जानते ही हो आप। पार्टी के चिन्ह होते हैं कि जो जैसे वोट, अपने यहाँ वोटिंग है, जो अनपढ़े लोग भी हैं, कमल का निशान तो वो भी पहचानते हैं, पंजा तो वो भी पहचानते हैं। तो पंजा और कमल का निशान और हाथी और साइकिल और घोड़ा, ये सब देख करके वो वोटिंग करते हैं। तो ऐसे वहाँ पे था। तो हालांकि ये सब चीज़ें जो है एक नई शुरुआत थी, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली जो रिवॉल्यूशन हो रही है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उसके बाद के लोगों के लिए चीज़ें आसान हैं, लेकिन पहले लोगों के लिए चीज़ें टफ हैं। तो हम देखते हैं, देखो क्या क्या था, किसका क्या मतलब था। तो सबसे पहले ये ब्रोकन चेन है। इस ब्रोकन चेन का मतलब ये था कि हम लोगों ने जो है स्लेवरी को ब्रेक कर दिया है, स्लेवरी तोड़ दी है। देन ये है बंडल ऑफ रॉड्स। तो रॉड्स ये दिखाता है कि अगर हम यूनाइट रहेंगे तभी हम मतलब जो है पावरफुल रहेंगे, यूनिटीज स्ट्रेंथ को दिखाता है। फिर एक ट्रायंगल में आई बनी हुई है, ये है आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ठीक है, और जो उसके किनारे किनारे जो सन का साइन बना है सूरज का, वो ये दिखाता है कि जो प्रकाश है वो अज्ञान को दूर करता है, इग्नोरेंस को दूर करता है। फिर यहाँ पे शेप्टर यानी राजदंड, तो ये रॉयल पावर का प्रतीक है, उसका सिंबल है। फिर यहाँ पे एक स्नैक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, यानी एक रिंग है जिसमें कि एक सांप है अपनी पूंछ को खा रहा है। ये एक इटर्निटी का जो है साइन है, यानी अनंतता का साइन है कि जो है किसी भी चीज़ की जो है बिगिनिंग और एंड नहीं होती है, सब कुछ गोल गोल चल रहा है, चक्कर चल रहा है। ठीक है, फिर जो है एक रेड फ्रिजियन कैप है,
तो ये जो स्लेव हैं वो पहनते थे, और ये कैप उनको इस चीज़ का रिमाइंड कराती थी कि वो जो है कभी स्लेव रहे हैं। इसके बाद में ब्लू वाइट रेड में जो यहाँ पे है जो कलर है एक, ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस का है, जो कि अब वहाँ के फ्लैग में है। फिर यहाँ पे द विंग्ड वोमेन जो एक परी जैसी यहाँ पे है, तो ये पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ है, यानी कानून का प्रतीक है। फिर लॉ टैबलेट है, यानी जो एक कैप्सूल जैसा तो बना हुआ है, टैबलेट जैसा, पैरासीटामॉल जैसा, तो ये है लॉ इज द सेम ऑफ फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये दिखा रहा है कि कानून सबके लिए समान है और कानून के लिए सभी समान है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये पॉलिटिकल, ये कुछ वहाँ पे सिंबल्स थे जिससे सारे लोग समझ सकते थे कि कोई क्या कहना चाह रहा है। कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चिन्ह देख करके वो चीज़ों को समझ सकता था। जो रिवोल्यूशनिस्ट थे वो जाकर के चिन्हों को वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते थे, ठीक है। तो अब अगला इसमें पढ़ेंगे फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कल के वीडियो में। अब ये वीडियो कब देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, जैसे हम आज की रिकॉर्डिंग में जो आज डेट है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 की डेट है, ठीक है। तो अब आप जिस डेट में पढ़ रहे हैं आप जाने, तो उस हिसाब से आज जो मैं रिकॉर्ड उस हिसाब से आप कल ही इसको देखेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अब जो है ये यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है तो मोनार्की ख़त्म कर दी जाएगी और रिपब्लिक बनेगा। क्यों बनेगा, थोड़ा सा मैंने बता दिया कि कंस्पिरेसी की वजह से। तो अब इतना जो है मन में थ्रिलर बना के रखिए और कल आकर के हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप नोटिफिकेशन का बेल दबाएंगे तो हम जैसे ये वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।